नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक के काव्यखंड को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एचटेट परीक्षा की दृष्टि से इन कविताओं में से थोड़ा बहुत एक दो लाइन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए कविताओं को आप अपने तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। और अब हम कवियों की जीवनी के बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम कवि है, कवियों में शिरोमणि श्री सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। संख्या 2 पर हम श्री तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। जीवनी संख्या 3 में कवि देव जी के बारे में जानेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और
सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। जीवनी संख्या 4 में हम कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। जीवनी संख्या 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। आगे जीवनी संख्या 6 नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण
कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। जीवनी संख्या 7। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। जीवनी संख्या 8। कवि ऋतुराज जी। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जीवनी संख्या 9। कवि मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पाही, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंतीबोध एवं पूंजीवादी छल छम छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर रखते हैं। उनका सौंदर्यबोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी।